जिहान को उससे कभी नहीं देखा था, बस बचपन से अपने और उसके रिश्ते के मुतालिक सुना था। उस साल भर की थी जब समीर पोपो पाकिस्तान आई और फरहत जज्बात में अपने 8 साल बेटे के लिए उसका रिश्ता मांग किया। जज्बाती सी कार्रवाई हुई और दोनों बहन भाइयों ने अपने बच्चों का निकाह कर दिया। तब 8 साल जिहान उनके साथ था। फिर वो तुर्की चला गया। 21 साल गुजर गए। वो तुर्की में ही रहा, कभी पाकिस्तान नहीं आया। और उस विजिट के बाद तो सभी पोपो भी नहीं आई। ना कभी उन्होंने कोई तस्वीर भेजी, ना खत लिखा। अगर कभी कोई तुर्की चला जाता तो उनसे मिलना था, वरना उनसे राब्ता ना होने के बराबर रह गया था। इंटरनेट वो इस्तेमाल नहीं करती थी। अगर जिहान करता था तो भी उसका कोई ईमेल, फेसबुक, ट्विटर, किसी के पास कुछ भी ना था। इरम वगैरह उसे फेसबुक पे सर्च कर करके थक गए थे, मगर तुर्की का कोई जिहान सिकंदर उन्हें नहीं मिलता था। शुरू के चंद बर्स पप्पो बहुत फ़ोन करती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये राब्ते ज़िंदगी की मसरूफियत में खो गए। 3 माह में एक फ़ोन उनका आ जाता और 3 माह बाद एक फ़ोन इधर से चला जाता। यूं 6 माह में 2 ही दफ़ा बात हो पाती। रस्मी अलेक सलेक, मौसम का हाल, सियासत में तबादला ख्याल और फिर खुदा हाफिज। इन तमाम बातों के बावजूद वो खुद को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर जिहान से वाबस्ता कर चुकी थी। निकाह के वक्त की तस्वीर आज भी उसके पास महफूज थी। 8 साल, भूरे बालों और सुनहरी रंगत वाला खूबसूरत सा लड़का, जिसको उससे अपने रूबरू कभी नहीं देखा था। और शायद तुर्की जाने की सारी खुशी की वजह भी यही थी, जिस पर अब्बा ने पानी फेर दिया था। उस रोज उसे रह रह कर पुप्पो और जिहान पर गुस्सा आ रहा था, जिनकी बेरुई के बायस अब ये रिश्ता एक सवाल निशान बनकर रह गया था। मगर खैर, दावर भाई की शादी हो जाए और सेमेस्टर खत्म हो जाए, फिर वो तुर्की जाएगी और उन लोगों को जरूर ढूंढ लेगी। हया, हया किधर हो? वो लॉबी में आवेजा आईने के सामने खड़ी माथे पे टीका दुरुस्त कर रही थी जब फातिमा बेगम उसे पुकारती आई। हर तरफ गहम गहमी थी। एक नाकाबिले फहम शोर सा मचा था। मेहंदी का फंक्शन बाहर शुरू हो चुका था। सब पर जाने की जल्दी मचाए इधर उधर भाग रहे थे और वो अभी तक वहीं खड़ी थी। क्या हुआ अम्मा? वो टीके के साथ उलझी हुई थी जो माथे पे सेट होकर नहीं दे रहा था। सोने का गोल सिक्के की शक्ल का टीका, जिसके नीचे एक सुर्ख रूबी लटक रहा था, बार बार इधर उधर झूल जाता। टीके को ठीक करते हुए मसलसल उसकी कलाइयों में भरी चूड़ियां खनक रही थीं। जल्दी आओ, तुम्हारे अब्बा बुला रहे हैं, किसी से मिलवाना है तुम्हें। उनकी आवाज से खुशी की रमक महसूस करके वो चौंक कर उनको देखने लगी। नफीस से सिल्क की साड़ी और डायमंड्स पहने वो खासी बावकार और होश लग रही थी। उसकी उंगलियों ने टीका छोड़ दिया। दिल जोर से धड़का। क्या फूफो आ गई थी? और उनका मगरूर बेटा भी? किधर है अब्बा? वो धक धक करते दिल के साथ उनके पीछे बाहर निकली। गेट के करीब सुलेमान खड़े दिखाई दे रहे थे। उनके साथ एक खूबसूरत सा लड़का खड़ा था, जिसके शाने पे हाथ रख के वो कुछ कह रहे थे। सामने हाथ से बावाकार से सूट में मलबूस एक साहब और एक डिसेंट सी खातून थी। वो दोनों पहलुओं से लहंगा जरा सा उठाए हुए उनके करीब आई। ये हया है, मेरी बेटी। सुलेमान साहब ने मुस्कुराकर उसे शानों से थामा। अस्सलाम वालेकुम। उसने सर को जंबिश देते हुए मदम से सलाम किया। वालेकुम सलाम बेटा। वो तीनों दिलचस्पी से उसे देखने लगे। उसने डल गोल्डन लहंगा और कामदार ब्लाउज पहन रखा था। ब्लाउज की सीने आधी सी भी छोटी थी और उनसे निकलते उसके धुरिया बाजू सुनहरे मोतियों की शुआओं में सुनहरे दिख रहे थे। भारी कामदार दुपट्टा उससे गर्दन में डाल रखा था। बाल हमेशा की तरह सीधे करके कमर पर गिरा रखे थे। टीके के साथ ये सुनहरे झुमके कानों से लटक रहे थे। वो मलाई से बना चेहरा हल्के से संगार से मजीद दिलकश लग रहा था। उससे काजल से लबरेज पलकें उठाई। वो तीनों सताइशी निगाहों से उसे देख रहे थे। और हया, ये मेरे दोस्त हैं, उमर लगारी, और ये मेरे नाज भाभी हैं, और ये उनके साहबजादे हैं वलीद। उसके दिल पे एक बोझ सा आ गया। आंखों में बेख्तियार नमकीन पानी भर आया, जिसे उससे अंदर उतार लिया। नाइस टू मीट यू। वो मेहमान आने लगे हैं। मैं फूलों की पत्तियां उधर रखाई थी, बस मुझे ढूंढ रहे होंगे। तो मैं हाँ हाँ, तुम जाओ, एंजॉय करो। सुलेमान साहब ने आहिस्तगी से उसकी कानों से हाथ हटाया। वो मासूमाना मुस्कुराती गेट की जाने बढ़ गई। बाहर आकर उसने बेख्तियार आंखों के पीछे कोशिश साफ किए और एक नजर पलट कर उनको देखा, फिर सर झटक कर आगे बढ़ गई। उनके घर के साथ खाली प्लॉट में शामियाने लगाकर मेहंदी का फंक्शन अरेंज किया गया था। मेहंदियां दोनों घरानों की अलग अलग थीं। गेंदे के फूलों और मोती की लड़ियों से हर कोना सजा था। रोशनियों की एक बहार सी उतरी हुई थी। तकरीब सेग्रीगेटेड थी। मर्द अलग, औरतें अलग। हाँ, औरतों वाली तरफ खानदान के मर्दों का आना जाना लगा था। म्यूजिक सिस्टम के साथ डीजे बैठा था और मूवी मेकर कैमरा लिए फिर रहा था।
इरम भी सिल्वर कामदार लहंगे में इधर उधर घूम रही थी। वहाँ डीजे, मूवी वाले और रिफ्रेशमेंट सर्व करते वेटर्स बाहर के मर्द थे। मगर आज तो शादी का एक फंक्शन था, फिर सर ढकने की पाबंदी कैसे होती? शादियों पे तो हैर होती है ना। हया, डांस शुरू करें। इरम अपना लहंगा संभालती उसके पास आई। दावर भाई पे सारे अरमान निकाल कर तमाम रस्में करके उनको मटाने में भेज दिया गया था। हाँ ठीक है, तुम गाना लगवाओ। और ये कौन है? वो मसरूफ से अंदाज में हमसे बोलती लहसा पर को चूंकि सामने वाली कुर्सी हुई गिटार के साथ एक लड़की खड़ी एक कुर्सी पे बैठी हाथों से चुपकर मिल रही थी। उसने स्याह अबाया और ऊपर स्टोल ले रखा था। वो औरतों का फंक्शन था। फिर भी अजीब बात थी कि उस लड़की ने उंगलियों से निकाब थाम रखा था। उसकी आंखें और माथे का कुछ हिस्सा निकाब से झलक रहा था। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी। वो जैसे मुस्कुराते हुए हाथों से कुछ कह रही थी। कौन? इरम ने पलट कर देखा, फिर गहरी सांस लेकर वापस हुई। ये एलियन है। कौन? हया ने हैरत से पूछा। एलियन? अरे भाई, शैला भाभी हैं ये। पूरी दुनिया से अलग, इनकी डेट इनकी मस्जिद है। बस तवज्जो खींचने के लिए फंक्शन पर भी अब आया और निकाह में मिलती है। अब पूछो भला औरतों के फंक्शन में किससे पैदा कर रही है? हाँ वाकई अजीब है ये भी। उससे जाने मुस्काए। वो उनकी एक सेकंड कजन की वाइफ थी और साल भर पहले ही शादी हुई थी। डीजे ने गाना सेट कर दिया था। वो शोर हंगामा शुरू हो गया। उन्होंने मूवी वाले को डांस की मूवी बनाने से मना कर दिया और फिर अपना महारत से तैयार करना रक्स शुरू किया। एक सुनहरी परी लग रही थी तो दूसरी चांदी की। जब पाँव टूट गए और खूब तालियां बजी तो हंसती हुई वापस कुर्सियों की तरफ आई। अस्सलाम वालेकुम शाइला भाभी। वो लड़की भी उसी में से मौजूद थी। महविश, सहरिश और सना भी अपनी अम्मी के साथ वहीं थी। इन्होंने फौरन सलाम किया। हया ने भी पैरवी की। वालेकुम सलाम, कैसी हो तुम दोनों? वो मुस्कुराकर वशीले से मिली। एक हाथ की दो उंगलियों से उससे अभी तक स्याह निकाब थाम रखा था। बिल्कुल ठीक। शैला भाभी, निकाब उतार दे। इधर कौन है? शैला ने जवाबन मुस्कुराकर साथ में सर हिलाया मगर निकाब उसी तरह पकड़े रखा। माशाल्लाह, तुम दोनों बहुत प्यारी लग रही हो। वो बात करते करते जरा सी तिरछी हो गई। हया ने हैरत से देखा। शायद उस सब मूवी वाला फिल्म बना रहा था इसलिए। अजीब औरत है, इतनी भी क्या बेतमारी? हमारी फैमिली मूवी है, हम कौन सा भाई किसी को दिखाएंगे? हया बड़बड़ाई। फिर वो जल्दी माजत करके वहां से चली आई। उस मेज पर आपदा चाची भी तो बैठी थी और कल उनकी बातें सुन लेने के बाद इतनी मुनाफकत उसमें नहीं थी कि वो आपदा चाची और साइमा ताई से हंस हंस कर बातें कर सकती। अम्मा जाने किधर थी? किससे पूछे कि सभी पोपो आई हैं या नहीं और आएंगी या नहीं। काफी देर शशोपच में मुबतला रही, फिर घर चली आई और लाउंज में टेलीफोन स्टैंड के साथ रखी डायरी उठाई। रक्स के बायस पाँव दर्द करने लगे थे। वो सोफे पे थम से गिरी। एक हाथ से गोल्डन हाई हील्स के स्ट्रैप्स खोलकर उन्हें उतारा और नंगे पाँव ठंडे मार्बल के फर्श पे रख दिए। साथ ही वो डायरी की सफ़ात पलटती सभी पोपो का नंबर तलाश कर रही थी। उससे कभी उनको यूं फोन नहीं किया था, मगर आज वो दिल के हाथों हार गई थी। तुर्की का वो नंबर मिल ही गया। उसने रिसीवर उठाया और नंबर डायल किया। घंटी जाने लगी थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। 5वीं घंटी पे फोन उठा लिया गया। हेलो। भारी मर्दाना आवाज उसकी समाज से टकराई। अस्सलाम वालेकुम। उससे कुछ लबों पे जुबान फेरी। जवाबन वो किसी अनजान जुबान में कुछ बोला। मैं पाकिस्तान से बात कर रही हूँ। वो गड़बड़ाकर अंग्रेजी में बताने लगी। पाकिस्तान से कौन? अब क्यों अंग्रेजी में पूछ रहा था। उसकी आंखों में पानी भरने लगा। मैं सबीन सिकंदर की भतीजी हूँ, प्लीज उनको फोन दे दे। वो जो हटक गई है, कोई मैसेज है तो बता दे। वो मसरूफ से अंदाज में कह रहा था। अब ये जौहर क्या था, उसे कुछ अंदाजा ना था। वो सबीन पप्पू ने पाकिस्तान नहीं आना क्या दावर भाई की शादी पर? नहीं, वो बिजी है। शायद वो फोन रखने ही लगा था कि वो कह उठी। आप कौन? उनका बेटा जिहान। खट से फोन रख दिया गया। उससे भी आंखों से रिसीवर को देखा और फिर जोर से क्रेडल पे बैठा। बेख्तियार उमड़ आने वाले आंसू साफ करती वो चुपकर सैंडल पहनने लगी। आंसुओं ने आंखों का मेकअप जरा सा खराब कर दिया था। वो उसे फिर से ठीक करके कुछ देर बाद बाहर आई तो गेट की तरफ से सफर चला रहा था। उसके हाथ में सफेद अधकेले गुलाबों का बुके था। वो बेख्तियार ढटक कर रुकी, फिर लहंगा संभालती बरामदे के सीने में उतर आई। ये क्या है सफर? ओ, तुसी इत्थे हो? ये कोरियर वाले ने दिया है तुम्हारे लिए। सफर ने गुलदस्ता और एक बंद लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। वो पिछले 7 साल से ताया फुरकान का मुलाजिम था।
वो गाँव से उसे लेकर आए थे। जब आया था तो पंजाबी बोलता था। फिर इन 7 वर्षों में उर्दू सीखने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। अब वो भी दरमियानी ज़ुबान बोलता था। ठीक है, तुम जाओ। उससे बोके को बाजू और सीने के दरमियान पकड़ा और दोनों हाथों से बंद लिफाफा खोलने लगी। हस्बे मामूल उसमें सफ़ेद सा वो कागज़ था जिसके बिल्कुल दरमियान में उर्दू में एक सतर लिखी थी। उस लड़की के नाम जो कभी किसी अनचाहे रिश्ते के बनने के खौफ से रोती है तो कभी किसी बन चुके अनचाहे रिश्ते के टूटने के खौफ से। वो सुन रह गई, फिर घबरा कर इधर उधर देखा। गेट खुला था। मेहंदी वाली जगह से रोशनियां और मौसीकी का बेहंगम शोर यहाँ तक आ रहा था। दरमियान में बहुत से लोग आ जा रहे थे, मेहमान, नौकर चाकर वगैरह। ऐसे में क्या कोई इधर था जो उसका भागोर मुशाहिदा कर रहा था। उसने लिफाफे को पलटा। कोरियर की मोहर एक रोज कब्ल की थी। अभी 10 मिनट कबल वो जिहान के साथ पहली दफा बात करके रोई थी। बन चुका अनचाहा रिश्ता। और घंटा भर पहले वलीद और उसके वालिदैन से मिली थी। अनचाहे रिश्ते के बनने के खौफ। ये कौन था जो इतना बाखबर था। एक दिन कभी उसे कैसे इल्म हुआ कि वो आज 2 दफा रोएगी। वो खौफजदा से खड़ी बार बार वो तहरीर पढ़े जा रही थी। अब्बा निकल तो नहीं गए। वो परफ्यूम की बोतल बंद करके सिंगार मेज पे रखती महसूस हॉर्न और गेट खुलने की आवाज़ से मोबाइल और पर्स उठाकर भाई को भागी। काफ़ी देर से वो कमरा बंद करके बारात में जाने के लिए तैयार हो रही थी। फातिमा बेगम जल्दी जल्दी का शोर मचाए 10 बार दरवाज़ा बजा चुकी थी। मुकर्ररा वक्त होने को था। आज दावर भाई की बारात थी। सुलेमान साहब को तो सबसे पहले हॉल पहुंचना था और उसकी सुस्त तैयारियों से वो भी वाकिफ थे। पोर्श खाली था। ताया फुरकान के पोर्शन से अलबत्ता शोर सुनाई दे रहा था। गालिबन वहां पर अभी सब नहीं निकले थे। अब क्या करें। अब्बा को फ़ोन करें या ताया फुरकान के घर जाकर किसी से लिफ्ट मांगे। वो उन्हीं सोचों में उलझती अंदर जाने को पलटी ही थी कि खुले गेट पे हॉर्न हुआ। उससे रुक कर देखा। स्याह चमकती अकोट बाहर खड़ी थी। उसकी हेडलाइट्स हासी तेज थी। हया की आंखें चुंधिया गई। उससे बेख्तियार माथे पे हाथ का साया बनाकर देखना चाहा, तभी हेडलाइट धीमी हुई। ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स का चेहरा वाज़ेह हुआ। वो वलीद लाकारी था। साथ फ्रंट सीट पे उसके वालिद थे और पीछे वालदा। अस्सलाम वालेकुम हया। वो दरवाज़ा आधा खोलकर बाहर निकला और एक नरम मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। वो धीमी होती हेडलाइट्स की रोशनी में उनके सामने खड़ी थी। गहरे सुर्ख कामदार बगैर आस्तीनों वाले फ्रॉक जो पाँव तक आता था और नीचे हमरंग तंग पजामा। फ्रॉक बहुत लंबा था, सो पजामे की चूड़ियाँ बामुश्किल पॉलिश भरी दिखाई देती थीं। गोल्डन दुपट्टा गर्दन में था और कानों से लटकते लंबे लंबे अवैज से कंधों को छू रहे थे। काजल से लबरेज से आंखें और कमर पे गिरती स्याह बाल। हमें मैरिज हॉल का इल्म नहीं है, अंकल हैं। वो निगाहों में उसे जज्ब करते पूछ रहा था। वो मुझसे सबसे आगे आई, फिर उसे नजरअंदाज किए लगारी साहब के दरवाजे के साथ रुकी। अंकल, पैराडाइज हॉल जाना है और अब्बा शायद निकल गए। मुझे तो पता ही नहीं चला। वो वाकई परेशान थी। ओह, तो आपके चाचा वगैरह? वो तो अब्बा से भी पहले चले गए थे। ठहरे, अब्बा ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं उन्हें वापस। अरे, वो क्यों वापस आए? उनका जल्दी पहुंचना जरूरी है। आप हमारे साथ आ जाओ बेटा, हमने भी तो वहीं जाना है। हाँ बेटा, आओ। मिसेस मेहनाज लगानी ने फौरन अपनी तरफ का दरवाज़ा खोला और दूसरी तरफ हो गई। वो चंद लम्हे 10 वसफ में खड़ी रही। अब अगर अब्बा का इंतजार करती तो आधा फंक्शन निकल जाता, और अगर उनके साथ जाती तो अब्बा बुरा नहीं मानेंगे, ये तो उसे यकीन था। चलिए ठीक है। वो हिचकिचाते हुए पिछली सीट की तरफ बढ़ गई। तो हमारी बेटी क्या करती हैं? रास्ते में लगारी साहब ने पूछा था। मैं इनकी बेटी कब से हो गई? जी, मैं शरिया एंड लॉ में एलएलबी ऑनर्स कर रही हूँ। यानी कि आप इस्लामी वकील हैं? जी। वो फीका सा मुस्कुराई। ये लोग इतनी अपनाहियत क्यों ले रहे थे उसे? तो ये शरिया एंड लॉ कैसा सब्जेक्ट है? उमैर लगारी ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा। क्योंकि मैं बुनियादी तौर पर एक इंजीनियर हूँ और इंजीनियरिंग शुरू में मुझे बहुत मुश्किल लगती थी, बाद में आसान हो गई। मुझे शरिया शुरू में मुश्किल लगती थी, बाद में आदी हो गई। वो तीनों हंस पड़े तो उसे एहसास हुआ कि उसे वहाँ उनके साथ ज़्यादा बेतकल्लुफ़ नहीं होना चाहिए। हया बेटा, आपका शादी के बाद प्रैक्टिस का इरादा है? क्योंकि मैं और आपके अंकल तो कभी इस मामले में ज़बरदस्ती के कायल नहीं रहे। हमने फिल्म मुंतहिब करने से लेकर करियर बनाने तक हर चीज़ में अपने बच्चों की मर्जी को मुकद्दम रखा है। खुद वलीद को भी शादी के बाद बीवी की जॉब करने पर कोई इतराज़ नहीं है। महनाज कह रही थी और बक्का बक्का उनको देख रही थी। क्या मामलात इतने आगे बढ़ चुके थे, या वो इस खुशफहमी का शिकार थे कि अब्बा उनको इनकार नहीं करेंगे। वो मुश्किल मुँह हाँ में उनके सवालात के जवाब देती। वो इस वक्त पुरसुकून हुई जब
मैरिज हॉल की बत्तियां नजर लगी। लिफ्ट का शुक्रिया अंकल। वो अंकल और आंटी के साथ ही बाहर निकली थी। उसी पर लखारी अंकल का मोबाइल बजा तो मास्क करके एक तरफ चले गए। मैं नाज़रीन के पीछे गई। हया सुनिए। वो जाने ही लगी थी कि वलीद ने पुकारा। वो अभी तक अंदर स्टीयरिंग व्हील थामे बैठा था। मुझे आपसे बात करनी है। वो अपनी तरफ का शीशा नीचे किए उससे मुखातिब था। मगर ये मुनासिब नहीं है। मगर मुझे इसी रिश्ते के हवाले से बात करनी है। अगर आप 2 मिनट अंदर बैठकर मेरी बात सुन लें तो। साथ ही उसने फ्रंट सीट का दरवाजा खोला। रोशनी का एक कूंदा उसके जहन में लगा। मौका अच्छा था। वो उसको अपने निकाह के बारे में बताकर सारा मामला यहीं दबा सकती थी। लाठी भी नहीं टूटेगी और ये 6 फीट का सांप भी रास्ते से हट जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ हमारे रिश्तेदार हैं तो। डोंट वरी, मैं कार बैक साइड पर ले जाऊंगा, आप बैठिए। वो मुतसब्सब सी अंदर बैठ गई। जिंदगी में पहली दफा वो यूं किसी लड़की के साथ तन्हा बात करने बैठी थी। अब्बा को पता चलता तो उनकी सारी बच्ची और नजरी भग से उड़ जाती। उसे लिबास पहनने की आजादी थी। सर ढकने की पाबंदी भी ना थी। मगर लड़कों से बेतकल्फी या दोस्ती की इजाजत अब्बा ने कभी नहीं दी थी। वो बैठी तो गली सन से गाड़ी पका ले गया। आपको जो भी कहना है जल्दी कहिए, फिर मुझे भी कुछ कहना है। वो सर झुकाए गोद में रखे हाथों की उंगलियां मरोड़ रही थी। अजीब मुस्रफ हालत हो रही थी उसकी। पहले आप कहिए। वलीद मैरिज हॉल की पिछली तरफ एक निस्बतन सुनसान गली में गाड़ी ले आया था। ओके, मुझे कुछ बताना था। वो गर्दन झुकाई कहने लगी। मेरे अब्बा ने मालूम नहीं आपको बताया है या नहीं, मगर मैं बताना जरूरी समझती हूँ। मेरा निकाह मेरी फूफो के बेटे से बचपन में ही हो गया था। वो लोग तुर्की में होते हैं। कुछ खानदानी मसाइल के बायस मेरे अब्बा उनसे जरा बदसन है और अब मुझे डाइवोर्स दिलवाकर मेरी शादी कहीं और करना चाहते हैं, मगर मैं ऐसा नहीं चाहती। उससे सर नहीं उठाया। वलीद की खामोशी से उसने यही मुराद ली कि वो सख्त शौक के आलम में है। मैं अपने शोहर की वफादार हूँ मिस्टर वलीद। मैंने उसी के ख्वाब देखे हैं और ज़हनी तौर पर खुद को उसी से वाबस्ता पाती हूँ। अब किसी और से शादी करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। वो अब भी कुछ न बोला। हया गोद में रखे हाथों को देखते हुए बोलती जा रही थी। प्लीज आप इनकार कर दें। मैं किसी और की बीवी हूँ। निकाह पर निकाह नहीं हो सकता। प्लीज मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ। उसने चेहरा ऊपर उठाया। वो जब तक खामोश गहरी नजरों से उसे देख रहा था। ये उसका चेहरा तो ना था जो वो सारा रास्ता ड्राइविंग के दौरान देखती आई थी। ये तो कोई और ही शख्स था। फिर फिर आपने क्या सोचा? उसकी आवाज सड़खड़ा गई। वलीद की आंखों में कुछ ऐसा जरूर था कि उसे लगा कि वो संगीन गलती कर चुकी है। खतरे का अलार्म जोर जोर से उसके अंदर बजने लगा। किस बारे में? वो बोझल आवाज से बोला तो दरवाजे की तरफ सिमटी। नामहसूस अंदाज से उसका हाथ हैंडल पर रेंग गया। आपके इस रिश्ते से इनकार के बारे में? सारी उम्र पड़ी है ये बातें करने के लिए हया। अभी तो इन लम्हों से फायदा उठाओ जो मयसर है। वो एकदम उस पर झुका। हया की लबों से चीख निकली। वलीद ने दोनों हाथ उसकी गर्दन पे रखने चाहे, मगर उसने जोर से हैंडल खींचकर दरवाजा धकेला। दरवाजा खुलता चला गया। वो दोनों हाथ से वलीद को धक्का देकर बाहर निकली। उसका दुपट्टा वलीद के हाथों में आ गया था। वो तेजी से भागी तो वलीद ने दुपट्टा खींचा। दुपट्टा उसे गर्दन के साथ रगड़ता हुआ पीछे वलीद के हाथों में रह गया। वो बिना पीछे मुड़कर देखे भागी जा रही थी। उसे वलीद के दरवाजा खोलकर कोई ऊंची सी अंग्रेजी गाली देने की आवाज सुनाई दी थी। उसके भागते कदमों में तेजी आ गई। गलियां सुनसान थी। जाने वो कहाँ ले आया था। आज एतवार था और दुकानों के शटर गिरे हुए थे। वो इधर उधर देखे बगैर बदहवा से दौड़ती हुई एक गली में मुड़ गई। पीछे कोई दौड़ता हुआ आ रहा था। वो भागती हुई गली के दूसरे सिरे तक पहुंची, मगर ये क्या, गली बंद थी। डेड एंड। वो बेसाख्ता पलटी। भागते कदमों की आवाज करीब आ रही थी। वो दौड़कर गली के बंद सिरे तक गई और दीवार की ईंटों को छूकर टटोला। शायद अंदर कोई जादुई दरवाजा हो। शायद हैरी पॉटर की कहानियां सच हो, मगर क्यों भागती हो? मसरूर से अंदाज में किसी ने पीछे से कहा तो वो घबरा कर पलटी। वलीद सामने से कदम कदम चलता आ रहा था। उसके लबों पर फातहाना मुस्कुराहट थी। वो निढाल से दीवार से लग गई। उसका दुपट्टा तो वहीं रह गया था। अब बगैर आसीनों के झलकते बाजू और गले का गहरा घाट। उससे बेख्तियार सीने पर बाजू लपेटे। मुझे जाने दो। उसकी आवाज पर आ गई। पहली दफा ये गलती की थी और पहली ही दफा इतनी बड़ी सजा। कैसे जाने दूं? फिर तुमने हाथ थोड़ी ना आना है। वो चलते चलते उससे चंद कदम के फासले पर आ खड़ा हुआ था। दूर लगे स्ट्रीट पोल का बल्ब उसके पीछे झुक गया था। प्लीज, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तो कैसी लड़की हो? मुझसे लिफ्ट ले ली मगर शादी से इनकार है। तभी गाड़ी में इतनी बेरुखी दिखा रही थी।
वो उसके बिल्कुल सामने आ रुका। प्लीज। वो खोले खोले लरस रही थी। उसमें इतनी हिम्मत ना थी कि अब वलीद को धक्का दे दी। श्श्श। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। हया ने सख्ती से आंखें मीच ली। उसका सर चकराने लगा था। तभी उसने जोर से किसी सर्व लगने की आवाज सुनी और फिर वलीद की कराह। उससे धीरे से आंखें खुली। वलीद चकरा कर नीचे गिर रहा था और उसके पीछे कोई खड़ा नजर आ रहा था। शोक नारंगी शलवार कमीज से मलबूस, मेकअप सेटर जया लिए, वही उस रोज वाला ख्वाजा सा डॉली। उसके हाथ में एक फ्राइंग पैन था जो उसने शायद वलीद के सर पे मारा था। वो साकित सी उसको देख रही थी। डॉली ने पाँव से एक ठोकर वलीद को मारी तो उसका बेहोश वजूद जरा परे हुआ। वो 2 कदम आगे बढ़ा और एन हया के सामने रुका। उसके सिल्वर चमकीले आई शेडो से हटी आंखों में ऐसी काट थी कि वो सांस रोक के उसे देखी गई। तभी उसने हाथ बढ़ाया और हया को गर्दन के पीछे दबोचा, क्योंकि कुत्ते पे गिरे बाल भी उससे गिरफ्त में आ गए। डॉली के हाथ और हया की गर्दन के दरमियान उसके बाल थे। फिर भी उसके हाथ का खुरदरापन वो महसूस कर सकती थी, लेकिन लबों से कराहत न निकली। उसकी गर्दन को यूं ही पीछे से दबोचे डॉली ने एक झटके से उसे आगे धकेला। वो बेख्तियार खांसी, मगर डॉली की बेरहम गिरफ्त ढीली न पड़ी। वो उसे उसी तरह पकड़े अपने आगे आगे धकेल कर चला रहा था। वो लड़खड़ाते कदमों से चल रही थी। गली के आगाज तक जहाँ से वो आई थी वो उसे ले गया, फिर मुखालिफ समेत में मुड़ गया। सामने ही मैरिज हॉल का पिछला हिस्सा था। वो उसे अपने आगे धकेलता पिछले गेट तक ले आया और एक झटके से उसे छोड़ा। रया को लगा उसकी गर्दन के गिर्द से एक खुरदरा तोक हटा है। उससे पलट कर टुकटुकाई आंखों से डॉली को देखा। वो अभी तक लग पीछे तर काटदार निगाहों से उसे देख रहा था। रया की आंखों से आंसू गिरने लगे। उससे लगा वो अब कभी बोल नहीं पाएगी। दफातन डॉली ने अपनी गर्दन से लिपटा नारंगी दुपट्टा खींचा और उस पर उछाला। दुपट्टा उसके सर पे आ ठहरा, फिर सिर की बालों से फिसलता हुआ शानों पे ढलक गया। डॉली चुभती हुई नजरों से उसे देखता हुआ आहिस्ता से बोला, बेहया। उसके लहजे में पर्ची की गांठ थी। फिर वो पलट गया। वो भीगी आंखों से उसे दूर जाते देख रही थी। नारंगी दुपट्टा उसके कंधों से फिसलकर कदमों में आ गया तो वो झुकी, फिर झुककर दुपट्टा उठाया। रेशमी भड़कीला नारंगी दुपट्टा जिस पर सस्ता सा गोल्डन सितारों का काम था। वो कभी अपनी माई को भी ऐसा दुपट्टा ना देती, मगर आज उससे अच्छे तरीके से खुद को उस दुपट्टे में लपेटा ताकि पहचानी ना जाए और पिछले गीत की तरफ बढ़ गई। हॉल में जाने की बजाय वो बाथरूम की तरफ आई और अपना हुलिया दुरुस्त किया। रोने से काजल बह गया था, बाल भी बिखरे थे। मोबाइल उस छोटे से क्लच में था जो उसने इस सारे अरसे में अपने बाएं हाथ में दबोचे रखा था। शुक्र। अंदर फंक्शन अपने उरूज पर था। स्टेज पे दूल्हा दुल्हन रिश्तेदारों कस्सों और दोस्तों के जुलूम में मुस्कुरा रहे थे। सोनिया भाभी भी बहुत अच्छी लग रही थी और डावर भाई भी। इरम फरोसी फ्रॉक में चहकती हुई इधर उधर घूम रही थी। असूलन उसे वहीं होना चाहिए था, मगर वो ऐसी सीनी हालत में ना थी कि वो 2 कदम भी चल पाती। सो बेदम सी एक आखिरी नशिश पर गिरी हुई थी। बेहया, बेहया, बेहया। डॉली के अल्फाज की बाजकश हथौड़े की तरह उसके दिमाग पर बरस रही थी। वो बेहया तो नहीं थी, वो तो कभी किसी लड़की की गाड़ी में नहीं बैठी थी। उससे तो ये गलती पहली दफा हुई थी। फिर सोच सोच कर दिमाग फटा जाता था। वो आधे फंक्शन के बाद ही तबीयत की खराबी का बहाना करके चली आई थी। ये दावर और सोने की शादी के चंद रोज बाद का जिक्र है। सुबह से सर्दी बहुत बढ़ गई थी। दिसंबर खत्म होने को था और हवा ठरठरा देने वाली बन चुकी थी। ऐसे में वो कैंपस में स्कॉलरशिप कोऑर्डिनेटर के ऑफिस के बाहरी दरवाजे पर लगी लिस्ट देख रही थी। एरasmus मुंडास एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत स्टूडेंट्स में से सिर्फ 2 लड़कियां सबांजी यूनिवर्सिटी जा रही थी, हया सुलेमान और हदीजा राना। ये हदीजा राना है कौन भला? वो सोचते हुए अपने क्या होते हाथ आपस में रगड़ रही थी। सर्दी से उसकी नाक सुर्ख पड़ गई थी। लॉन्ग शर्ट और ट्राउजर पर स्टाइलिश सा लॉन्ग स्वेटर पहने वो दरवाजे के सामने खड़ी थी। दफातन अकब से किसी ने पुकारा, एक्सक्यूज मी। वो चौंक कर पलटी। पीछे एक लड़की खड़ी थी, कंधे पे बैग, हाथ में डाई और पेन और आंखों पर बड़ा सा चश्मा। वो उसको नाम से नहीं पहचानती थी, मगर उसको कई दफा यूनिवर्सिटी में देखा जरूर था। वो लड़की उसे ख्वामखा ही बहुत बुरी लगी थी। ये हया सुलेमान कौन है भला? वो चश्मे के पीछे से आंखें सुकेड़े सोचती हुई कह रही थी। हया ने एक तनसे निगाह में उसका सर से पैर तक जायजा लिया, फिर जरा रूखे अंदाज से बोली, मैं हूँ। ओ। उस जैसे बामुश्किल अपनी नाकाबारी छुपाई।
मैं आपके साथ तुर्की जा रही हूँ हया। मैं हतीजा हूँ। मेरी फ्रेंड्स मुझे टीचर कहती हैं, मगर आप मेरी फ्रेंड नहीं है। सो हतीजा ही कहिएगा। मुझे भी हया सिर्फ मेरे फ्रेंड्स कहते हैं। आप मुझे मिस सुलेमान कह सकती हैं। वो कहकर पलट गई। अजीब बददिमाग लड़की थी वो हतीजा राना। उससे पहले भी ख्वामखा की बहुत बुरी लगती थी और अब अंदाजा हो गया था कि उसके भी हया के बारे में ख्यालात कुछ ऐसे ही थे। वो जैसे ही खड़ाई सफर सामने आ गया, भागता हुआ, हाँफता हुआ। हया बीबी, हया बीबी। बोल भी चुको अब। वो गाड़ी लॉक कर दी, खौफ सदा हुई। आपको इरम बीबी बुला रही हैं। हैरियत? हैरियत नहीं लगती जी, वो बहुत रो रही हैं। सफर ने राजसारी से बताया तो वो चौंकी। अच्छा, मैं आती हूँ, तुम ये मेरा बैग अंदर रख दो। वो सीधा इरम के घर खुलने वाले दरमियानी दरवाजे की जानी पड़ गई। लाउंज में साइमा ताई और सोनिया बैठी थी। सामने कोई कामदार दुपट्टा फैला रखा था और दोनों उसके साथ उलझी थी। हाथ पे सर उठाया, उसे देखकर दोनों ही मुस्कुरा दी। हया कैसी हो? बिल्कुल ठीक। इरम किधर है ताई अम्मी? मुझे बुला रही थी। अंदर कमरे में होगी। ओके, मैं देख लेती हूँ। वो मुस्कुराकर राहदारी के समेत बढ़ गई। इरम के कमरे का दरवाजा बंद था। उसे डोर नॉब घुमाकर धकेला, दरवाजा खुलता चला गया। बेड पर इरम उकड़ू बैठी थी। सामने लैपटॉप खोला पड़ा था। चमकती स्क्रीन की रोशनी इरम के चेहरे को चमका रही थी, जिसमें आंसू लड़ियों की सूरत बह रहे थे। इरम, क्या हुआ? वो कदर फिक्रमंदी से इरम के सामने आ बैठी। इरम ने सुर्ख मुतमरम आंखें उठाकर हया को देखा। उसकी आंखों में कुछ था जो उसे झटका गया। हया, एक बात बताओ। उसका रूंधा हुआ लहजा अजीब सा था। बोलो। हम शरीफ लड़कियां हैं क्या? अपने बारे में तो यकीन है, मगर तुम्हारा मामला जरा मुश्किल है। उससे माहौल का बोझलपन दूर करने को कहा, मगर इरम मुस्कुराई तक नहीं। नहीं हया, हम दोनों का एक ही मामला है। क्यों पहेलियां बुझवा रही हो? हुआ क्या है? हया, मुझे बताओ, क्या हम मुशरा करने वालियां हैं? वो एकदम रोने लगी थी। इरम? वो शशर रह गई। बताओ, क्या हम तोइफे हैं? वो और जोर से रोने लगी। इरम, क्या बात हुई है? हया बोलो, बताओ, हम ऐसी हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर ये क्या है? इरम ने लैपटॉप की स्क्रीन का रुख उसकी तरफ किया। क्या है ये? उसने उलझन से स्क्रीन को देखा। एक वीडियो अपलोडिंग वेबसाइट खुली हुई थी और उसमें एक वीडियो चल रही थी। वीडियो का कैप्शन ऊपर रोमन उर्दू में लिखा था, शरीफों का मुशरा। वीडियो किसी शादी के फंक्शन की थी। हर सू सजी सवरी खवातीन और दरमियान में डांस फ्लोर पे महवे रक्स सौ लड़कियां। एक का लहंगा गोल्डन था और दूसरी का सिल्वर। पूरी छत जैसे उसके सर पे आन गिरी। नहीं, वो करंट खाकर उठी। ये क्या है? ये शरीफों का मुजरा है हया, और ये हमने किया है। ये दावर भाई की मेहंदी की वीडियो है जो किसी ने इधर इंटरनेट पर डाल दी है। ये पढ़ो, वीडियो डालने वाले ने अपना ईमेल एड्रेस भी दिया है, जिसमें ईमेल करके पूरे डांस की वीडियो हासिल की जा सकती है। ये देखो, इस वीडियो को 3 दिन से अब तक सैकड़ों लोग देख चुके हैं। हया, हम बर्बाद हो गए हैं, हम कहीं के नहीं रहे। इरम फूट फूट कर रो रही थी और वो साके से स्क्रीन को तकी जा रही थी। ये कोई भयानक ख्वाब था। हाँ, ये ख्वाब ही था और अब वो जाग जाना चाहती थी। स्क्रीन पे रक्सा परियों के सरापे में मुख्तलिफ हिस्सों पे किसी ने सुर्ख दायरे खींच रखे थे। जैसे ही कोई लड़की किसी स्टेप पे झुकती तो फौरन सुर्ख दायरा उभरता। उसके कानों से धुआं निकलने लगा। नहीं, ये मैंने नहीं किया। वो एक एक कदम पीछे हो रही थी। उसके लब कप आ रहे थे। इरम उसी तरह भी लग रही थी। मैं मुजरा करने वाली नहीं हूँ, मैं शरीफ लड़की हूँ। वो कदम कदम पीछे होती दीवार से जा लगी। ये हम ही है हया, हम बर्बाद हो गए हैं। उसका सर चकराने लगा। ये सब क्या हो गया था? वीडियो के सैकड़ों व्यूज लेके आ रहे थे। क्या वो पूरे शहर में फैल गई थी? और अगर उसके खानदान वालों तक पहुंची तो अब्बा तो मुझे गोली मार देंगे रहो, मुझे तो जिंदा गाड़ देंगे। मगर ये वीडियो किसने बनाई? हमने तो मूवी वाले को भी मना कर दिया था। किसी ने छुप कर बनाई होगी। खानदान की शादी पर बस औरतों में डांस की इजाजत अब्बा ने लोगों ने दी थी। अगर उन्हें पता चला कि हमारा ये डांस पूरे शहर के लड़के एंजॉय कर रहे हैं तो क्या होगा? कुछ करो इरम। उसका सत्ता टूटा। वो तेजी से इरम के करीब आई। मैंने इस वेबसाइट पर रिपोर्ट तो की है, लेकिन वेबसाइट ने एक्शन लेकर वीडियो हटा दी। तो भी ये सीडी पर तो हर जगह मिल रही है। ऐसी चीजें तो मिनटों में फैलती हैं। हम कहाँ कहाँ से इसे हटवाएंगे? खुदाया, ये क्या हो गया? वो बेदम से जमीन पर बैठी चली गई। अगर अब्बा या किसी भाई वगैरह को मालूम हो गया तो? ओ खुदाया, हम क्या करें?
इरम ने भी खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और वो भी बस कमरे की होकर रह गई। सोच सोच कर दिमाग फटा जाता था, मगर कोई हल जहन में नहीं आता था। शाम में फातिमा बेगम ने उसे कमरे में झांका। हया, उठो, कितना सोगी? रोहेल का फोन है अमेरिका से। वो जो चेहरे पे बांसुर रख के लेटी थी करंट खाकर उठी। रोहेल का? क्यों, क्या कह रहा है? उसके जहन में खतरे का अलार्म बजने लगा। कह रहा है उसे तुमसे बात करनी है, वो कहकर आगे बढ़ गई। रोशना सी बैठी रह गई। सुकून की नदी में जोर से पत्थर आ गिरा था। रोहेल अमेरिका में था और वहां पर तो लोग अमूमन सारा वक्त ही ऑनलाइन रहते थे। फिर ऐसे में उसकी निगाहों से उस वीडियो का गुजर जाना एक मुमकिन था। खुदाया, अब वो क्या करे? उससे पैरों में स्लीपर्स डाले और मरे मरे कदमों से चलती हुई बाहर लॉन्च में आई। ग्रेडल के साथ उल्टा रिसीवर पड़ा था। उसने कपकपाते हाथों से रिसीवर उठाया। हेलो। हेलो हया, कैसी हो? रोहित की आवाज से गर्मजोशी थी। वो कुछ अंदाजा नहीं कर पाई। ठीक, तुम ठीक हो? एकदम फिट। मैंने तो तुम्हें मुबारकबाद देनी थी। उसका दिल जोर से धड़का। क्या वो तंज कर रहा था? क- किस बात की? भाई, तुम एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत तुर्की जा रही हो, और किस बात की भला? ओह अच्छा। उसकी लटकी हुई सांस बहाल हुई। उन्हें ढाल से तरफ से सोफे पे गिरी। हाँ, जा रही हूँ, थैंक यू सो मच। इन गुजरते 3 दिनों में वो ये बात भुला चुकी थी। कब तक जाना है? वो खुशी से पूछ रहा था। जनवरी के एंड या फरवरी के शुरू तक। तो क्या तुम उधर सबिन फूफो की फैमिली से मिलोगी? पता नहीं, अभी सोचा नहीं है। उसके पास इस वक्त सोचने के लिए ज्यादा बड़े मसाइल थे। क्या बात है, तुम अपसेट लग रही हो। वो जरा परेशान हुआ। अरे नहीं। वो फौरन संभली और फिर इधर उधर की बातें करके खुद को नॉर्मल जाहिर करने में कामयाब हो ही गई। फोन बंद हुआ तो इरम की तरफ चली आई। वो तकिया मुंह पे रख के लेटी थी। यूं सर मुंह लपेट कर बैठने से कुछ नहीं होगा। तो क्या करें? इरम ने तकिया फेंका और उठ बैठी। सबसे पहले तो दोनों घरों के तमाम कंप्यूटर्स पे इस वेबसाइट को ब्लॉक करते हैं, ताकि कम से कम घर वालों को तो ना पता चले। फिर इसका कोई मुस्तकिल हल सोचते हैं। ठीक है, चलो। उम्मीद का सिरा देखकर इरम उठ खड़ी हुई। बिना किसी दिक्कत के जब वो तमाम कंप्यूटर्स पे इस वेबसाइट को ब्लॉक कर चुकी, तो साइमा ताई ने आकर बताया कि रात में इरम को देखने ताया फुरकान के कोई फैमिली फ्रेंड पमा खानदान के आ रहे हैं। रस्मी कार्रवाई थी, क्योंकि वो रिश्ता तो ढके छुपे अल्फाज से मांग ही चुके थे। हया सब कुछ भुलाकर पुरजोश हो गई। हमारे दूल्हा भाई भी साथ ही आए हैं। हया ड्राइंग रूम में झांक कर अंदर कमरे में आई तो वो मुंह लटकाए बैठी थी। तुम ऐसे क्यों बैठी हो? हीरम ने आहिस्ता से सर उठाया। सर पर सलीके से दुपट्टा जमाए वो पर दिखावे के लिए तैयार बैठी थी। हाँ, आंखें जरा हैरान सी थी। वो वीडियो दफा करो उसे। आओ, सब बुला रहे हैं। लड़के को उसकी वालदा माशा ने अंदर बुलाया है तुम्हें दिखाने के लिए। आओ। उसने हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया। और अब्बा? हीरम की आंखों में जरा सी परेशानी उतरी। उनसे इजाजत ले ली है और बाहर मर्दों में बैठे हैं वो हीरम को हाथ से पकड़े ड्राइंग रूम की तरफ ले आई। जालीदार पर्दे के पीछे वो दोनों लम्हे भर को रुकी थी। अंदर सोफों पे साइमा ताई, फातिमा बेगम और सोनिया भाभी बैठी थी। सामने वाले 2 सिंगल सोफों पे एक नफीस सी खातून और एक खूबरू सा नौजवान बैठा था। सामने सारी मेज तो आसमान से सजी थी और सोनिया बातचीत इसरार मेहमानों को बहुत कुछ पेश कर रही थी। बस भाभी, हमें तो अपने जैसी ही बच्ची चाहिए। बाहया, बापर्दा, सोमो सुलाद की पाबंद। वो खातून मुस्कुराकर कह रही थी। अरे मिसेस करीम, हमारी इरम तो कभी सर ढके बगैर गेट से बाहर नहीं निकली। अस्सलाम वालेकुम। वो इरम को साथ लिए अंदर दाखिल हुई। उसके सलाम पर सबने सर उठाकर देखा। गुलाबी पूरी आसीनों वाली शलवार कमीज में हमरंग दुपट्टा अच्छी तरह फैलाकर सर पर लिए इरम झुकी झुकी निगाहों से सामने एक सोफे पे आ बैठी। हया भी साथ ही थी। कमर पे गिरते सिल्की बॉल, ग्रे ए लाइन शर्ट और ट्राउजर जीप तंग किए, दुपट्टा कंधे पर डाले। इरम के साथ ही टांग पे टांग रखे पुरएतमाद तरीके से बैठ गई। यूं बैठने से ट्राउजर के पांचे जरा ऊपर को उठ गए और ग्रे कैंची चप्पलों में मुकी सफेद पाँव टखनों तक झलकने लगे। मिसेस करीम की आंखों में इरम को देखकर पसंदीदा की झलक उतरी थी। उन्होंने तायदी अंदाज में अपने स्मार्ट से बेटे को देखा, मगर वो इरम को नहीं बल्कि बहुत गौर से हया को देख रहा था। और बेटा, आप क्या करती हो? बेटे को मुतवज्जा न पाकर वो संभल कर इरम से मुखातिब हुई। जी, मास्टर्स कर रही हूँ इंग्लिश लिटरेचर में। इरम ने झुकी झुकी निगाहों से जवाब दिया। तभी हया को महसूस हुआ वो लड़का मुसलसल उसे देख रहा है। सताइश या पसंदीदी से नहीं,
बल्कि गौर से जांचती परखती नजरों से दफातन उसने पॉकेट से अपना ब्लैकबेरी मोबाइल निकाला और खामोशी से सर झुकाए बटन प्रेस करने लगा। खवातीन आपस में गुफ्तगू में मसरूफ थी, मगर हया कुछ अजीब सा महसूस करती कनखियों से उसी को देख रही थी जो अपने मोबाइल पे झुका था। तभी होले से उसके मोबाइल से माय नेम इज शीला की आवाज गूंजी, जिसे उसने फौरन बंद कर दिया, मगर वो सुन चुकी थी। शीला के साथ शादियों का मखसूस शोर भी सुनाई दिया था और इरम ने भी शायद कुछ सुना था। तभी चौंक कर गर्दन उठाई और फिर कद